पढ़ना है शासन प्रणाली। लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे क्या? लास्ट टाइम पढ़े थे शासन के अंग, ऑर्गन ऑफ स्टेट पढ़े थे। तो ये जानने का कोशिश किए थे विधायिका क्या होता है, विधायिका का काम क्या होता है, कार्यपालिका क्या होता है, कार्यपालिका का काम क्या होता है, और न्यायपालिका क्या होता है, न्यायपालिका का काम क्या होता है। यहाँ पर बहुत शॉर्ट रूप में हम लोग न्यायपालिका के काम देखें, इतना शॉर्ट रूप में है नहीं, उसके बारे में डिटेल तब जब हम लोग जानेंगे, जब न्यायपालिका टॉपिक ही पूरा पढ़ेंगे तो वहां पे पूरा उसके बारे में हम लोग को जानकारी मिल जाएगा। अभी देखते हैं कि शासन प्रणाली कौन कौन से होते हैं और दुनिया में किस किस प्रकार के शासन प्रणाली का संचालन हो रहा है और किस आधार पर शासन प्रणाली को डिवाइड करके देखा जाता है। देखो, शासन प्रणाली में देखिएगा तो दो आधार पर, सामान्यतः दो आधार पर दुनिया में डिवाइड किया जाता है। वो दो आधार कैसे हैं? पहला आपको जाकर के पहला आता है केंद्र और राज्य के संबंधों के आधार पर। जैसे कोई भी देश में अगर जाओगे तो वहां दो तरह के सरकारें लगभग आपको मिलेगी, लगभग दुनिया के देशों में मिलेगी। एक प्रोविंस का सरकार होगा, प्रांत का सरकार होगा, और दूसरा सेंट्रल बॉडी होगा, यानी सेंट्रल सरकार होगा, यानी केंद्रीय शक्ति होगा। दूसरा क्या होगा? केंद्रीय शक्ति होगा। केंद्रीय शक्ति भारत में कौन है? जो केंद्र सरकार है वो केंद्रीय शक्ति के तौर पर, समझ गए। और रही बात प्रांतों की बात, तो प्रांतों में देखिएगा हमारे यहाँ 28 राज्य हैं। अब हर राज्य के देखिएगा अलग अलग मुख्यमंत्री, अलग अलग हर राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ठीक। अब अलग अलग मुख्यमंत्री हर राज्य के हैं तो अलग अलग प्रांत के हो गए। तो हमारा ये कहने का मतलब कि केंद्र और राज्य के संबंध, सेंटर और स्टेट के बीच कोई संबंध होता होगा, ऐसा तो नहीं है कि मनमानी है। जैसे आपका अपने पिता से और अपने माता से आपका भी एक संबंध है कि भाई पेरेंट्स और बेटा का या बेटी का जो भी हो संबंध है, ठीक है। तो आपके कार्य करने के कुछ दायरे हैं और आपके पेरेंट्स के भी एक दायरे हैं। सारी बात समझ में। तो केंद्र और राज्य के शक्ति के आधार पर तीन तरह के व्यवस्था दुनिया में, केंद्र और राज्य की शक्ति के आधार पर, या कहिए केंद्र और राज्य के संबंधों के आधार पर पूरी दुनिया में तीन तरह के मॉडल हैं। वो तीन तरह के मॉडल क्या हैं? तो पहला एक मॉडल है जिसको बोला जाता है परिसंघीय व्यवस्था, परिसंघीय व्यवस्था पहला को बोलते हैं। दूसरा जो मॉडल हमारे पास है उसको बोला जाता है संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। और तीसरा जो एक मॉडल है उसको बोलते हैं एकात्मक शासन, एकात्मक शासन। ये तीन तरह का व्यवस्था तुमको पूरी दुनिया में तीन तरह के प्रणाली दिख जाएंगे। किसी देश में परिसंघीय व्यवस्था होगा तो शायद किसी देश में संघीय व्यवस्था होगा, किसी देश में एकात्मक हो सकता है। इसका अंग्रेजी अगर करें तो कन्फेडरेशन, कन्फेडरेशन। और इसका अगर अंग्रेजी आप करें तो इसको बोलते हैं फेडरेशन। और इसको अगर अंग्रेजी करें तो इसको बोलते हैं यूनिटरी, यूनिटरी एकात्मक शासन प्रणाली। सारी बात समझ में। यानी अगर केंद्र और राज्य के संबंधों के आधार पर हम देखें तो दोनों के संबंधों के आधार पर तीन तरह के प्रणाली पूरी दुनिया में प्रचलित है। अब अलग अलग देश हैं जो अलग अलग प्रणाली को फॉलो करते हैं, अलग अलग देश हैं अलग अलग प्रणाली को फॉलो करते हैं। तो कहने का यह मतलब हो गया, भारत में देखिएगा तो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार भी है, दोनों के बीच संबंध भी है। उस संबंध के आधार पर कुछ तो पावर होगा ना, कुछ तो कह सकते हैं ना कि हाँ भाई इस तरह के प्रणाली, कुछ तो कह सकते हैं ना कि इस तरह के प्रणाली है। दूसरा देखिएगा विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर भी दो तरह के व्यवस्था है, विधायिका और कार्यपालिका।
विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर। दिखाई दे रहा है ना जी? है, दिखाई देता है ना? दिखाई तो देता होगा मेरे अंदाज से। विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बारे में हम लोग कल पढ़ चुके थे। क्या पढ़े थे विधायिका और कार्यपालिका के बारे में? विधायिका लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर के विधायिका बनती। अगर राज्यों में आ जाए तो विधानसभा और विधान परिषद को विधायिका बोलते। हरी बात समझ में? उसी तरह से अगर आप कहीं और चले जाएं, जैसे अमेरिका में चले जाएं, तो अमेरिका में भी दो तरह के सदन होते हैं, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। उसी तरह से अगर आप ब्रिटेन में चले जाइए तो वहां पर भी दो तरह के सदन होते हैं, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। उसी तरह से आपके यहाँ, अपने के यहाँ लोकसभा और राज्यसभा, ये विधायिका। और विधायिका का काम क्या होता है? विधि का निर्माण करना। विधायिका का काम है विधि का निर्माण करना। दूसरा यहाँ पे टर्मोलॉजी है कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम क्या होता है? उस विधि को, जो विधि विधायिका के द्वारा निर्माण किया गया, उसे लागू करना। उसे लागू करने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? कार्यपालिका के पास होती है। अब देखो, इस संबंध के आधार पर तो देखिएगा तो दो तरह के दुनिया में मॉडल है। एक तो मॉडल वही है जो ब्रिटेन से चला, जो अपने के यहाँ है। एक को बोलते हैं संसदीय व्यवस्था, पहला मॉडल है जिसको बोलते हैं संसदीय व्यवस्था। और दूसरा जो मॉडल है उसको बोलते हैं अध्यक्षीय व्यवस्था। अध्यक्षीय व्यवस्था, इसका मतलब होता है, इसको बोले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो बोला जाता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस तरह के दो तरह के मॉडल दुनिया में आपको देखने को मिलेंगे, एक संसदीय व्यवस्था और एक अध्यक्षीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था का सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल अपना देश है या ब्रिटेन है। अध्यक्षीय व्यवस्था का सबसे बेहतर एग्जाम्पल दुनिया में मॉडल के तौर पर अमेरिका को लिया जाता है। समझ रहे? अध्यक्षीय व्यवस्था के बेहतर मॉडल के तौर पर किसे लिया जाता है? अमेरिका को लिया जाता है। अब एक एक करके हमको देखना होगा, एक एक करके देखना होगा कि परिसंघीय व्यवस्था क्या होता है, संघीय व्यवस्था क्या होता है, या एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है। एक एक करके देखना होगा। इसमें आगे देखो बाबू, एक बार देख लो इधर, दो तीन बातें बताए हैं, बाकी कुछ नहीं है। हम ऊपर में लिखे कि शासन के कुछ प्रणाली होते, शासन के कुछ प्रणाली होते, ठीक है। तो दो आधार पे शासन के प्रणाली को डिवीजन किया जाता है। पहला है केंद्र और राज्य के संबंधों के आधार पर, कि किसी भी देश में केंद्र सरकार होता है और राज्य सरकार होते हैं, विभिन्न प्रोविंस होते हैं, तो राज्यों की भी सरकारें होती हैं। तो दोनों दोनों के पास, दोनों के बीच संबंध क्या होगा, उन संबंधों के आधार पर शासन के प्रणाली तय किए जाते हैं। अब ओवरऑल देखो, इन तीनों में हम एक ही चीज देखने का कोशिश करेंगे कि केंद्र और राज्य के बीच यहां संबंध क्या होता है, केंद्र और राज्य के बीच यहां संबंध क्या होता है, और केंद्र और राज्य के बीच यहां संबंध क्या होता है। बस यही देखने का कोशिश करें। समझ पा रहे हैं कैसे डिवीजन किया कि केंद्र और राज्य के संबंध के आधार पर। तो केंद्र और राज्य के संबंध के आधार पर बताएंगे कि संबंधों में चेंजेस जब होता है, जब संबंध में चेंज हुआ तो शायद परिसंघीय कहलाएगा, कुछ और चेंज हुआ तो शायद संघीय कहलाएगा, और कुछ चेंज हुआ तो शायद एकात्मक कहलाएगा। तो हम देखेंगे कि ऐसे सामान्य भाषा में हम देखेंगे कि भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच कैसे संबंध होता है, जानने का कोशिश करेंगे। या अमेरिका में जो स्टेट हैं और सेंटर है, ये दोनों के बीच कैसे संबंध होता है। या ब्रिटेन में जो स्टेट हैं और जो सेंटर है, उन दोनों के बीच संबंध क्या होता है। और उन संबंधों के आधार पर तीन अलग अलग नाम, तीन अलग अलग नाम है, ठीक। दूसरा हम लोग देखें क्या है कि विधायिका और कार्यपालिका। विधायिका का मतलब समझ रहे हैं, कार्यपालिका का भी मतलब समझ रहे हैं। विधायिका और कार्यपालिका में क्या संबंध हो, उस संबंधों के आधार पर हम तय करेंगे
कि व्यवस्था कैसा है, पार्लियामेंट्री है या अध्यक्षीय, संसदीय बोले या अध्यक्षीय बोले, समझ गए, कार्यपालिका और विधायिका के संबंध के आधार पर। तो इसको हटाते हैं और देखते हैं पहला। पहला है जी परिसंघीय व्यवस्था। परिसंघीय व्यवस्था, परिसंघीय व्यवस्था इसको बोलते हैं कन्फेडरेशन, कन्फेडरल सिस्टम। सिस्टम, कन्फेडरेशन ऐसे बोले, परिसंघ बोले तो कन्फेडरेशन, और ऐसे कन्फेडरल सिस्टम बोला जाता है। अब देखना हमको क्या है कि केंद्र और राज्य के संबंधों के आधार पर कैसे तय होता है, या किसको बोलेंगे। तो कन्फेडरेशन का मतलब क्या होता है, परिसंघ का मतलब क्या होता है, परिसंघ का अर्थ क्या होता है, परिसंघ कहते किसको। परिसंघ का देखो मतलब होता है कि परिसंघ का यह मतलब है कि कुछ राज्य आपस में मिलकर समझौता करते हैं, समझौता कर केंद्र का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं। परिसंघ का देखो क्या मतलब है, परिसंघ का मतलब यह है जैसे मान लो अलग अलग राज्य हैं, छोटे छोटे समूह हैं और अलग अलग राज्य, वो सब आपस में मिल जाएंगे और मिल करके एक समझौता के तहत एक केंद्रीय शक्ति को निर्माण करें। समझ रहे बात को। अमेरिका को जो देख रहे हैं आप, आज अमेरिका को जो देख रहे हैं, अमेरिका पहले कई बस्तियों में बटा हुआ था जब अमेरिका बन रहा था, और सभी बस्ती जो यानी बस्ती का मतलब आप ऐसे कह लीजिए राज्य, कई राज्यों में बटा हुआ था, और सभी राज्यों ने मिलकर के आपस में अमेरिकन गवर्नमेंट का, तो अमेरिकन सेंट्रल सिस्टम का निर्माण किया, एक केंद्रीय शक्ति का निर्माण। ठीक है, एक परिसंघ के तौर पर स्थापित हुआ था अमेरिका। हालांकि देखिए आज अमेरिका परिसंघ नहीं है, अमेरिका आज के डेट में संघ हो गया, और संघ वैसे नहीं हो गया कि खुद से हो गया। वहां के अमेरिका के जो न्यायालय है, फेडरल कोर्ट है, तो कोर्ट के कई ऐसे जजमेंट के द्वारा उसको फेडरेशन बना दिया गया। तो समझ में आ जाएगा, आगे फेडरेशन पढ़ेंगे ना तो दोनों का मतलब समझ में आ जाएगा। उसको फेडरेशन बना दिया गया, फेडरेशन बना दिया गया। इसका यह मतलब है कि संघ और परिसंघ में जो मूल अंतर है, परिसंघ में राज्य मजबूत होते हैं, केंद्र कमजोर होता है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे ले लें, अगर भारत सरकार कमजोर होती और राज्य सरकार मजबूत होता ज्यादा, तो मजबूत कैसे होता है, ज्यादा शक्ति किसको है। अगर वैध में रहता कि राज्यों को ज्यादा शक्ति है, केंद्र को कम शक्ति है, या कम विषय पे काम करने का है, तो केंद्र क्या होता, कमजोर होता। पर भारत में ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं। तो परिसंघीय व्यवस्था में क्या होता है, जो केंद्र होता है वो कमजोर होता है, राज्य होता है एक मजबूत होता है, क्योंकि राज्यों के समझौता का परिणाम कौन है, केंद्र। राज्य के समझौता का परिणाम कौन है, केंद्र है। तो दूसरा हम लिख सकते हैं पहला के बाद, पहला परिसंघ का मतलब क्या हो गया, समझौता का परिणाम है। तो दूसरा लिख सकते हैं कि केंद्र क्या होता है, कमजोर होता है, और राज्य क्या होता है, राज्य के पास शक्ति ज्यादा होता है, शक्ति ज्यादा होता है राज्यों के पास। राज्यों के पास शक्ति क्या होता है, ज्यादा होता है, और केंद्र के पास शक्ति क्या होता है, कम होता है, इसलिए कमजोर होता है। केंद्र को कुछ लिमिटेड विषय दिए जाते हैं, इस पर उसको काम करना रहता, और ये सभी राज्य मिलकर के ही देते हैं, समझ गए। तो केंद्र कमजोर होता है, राज्यों के पास शक्ति ज्यादा होता है। इसमें सबसे खास बात पता है क्या है, जो राज्य मिलकर के केंद्र का निर्माण किए थे, जिन जिन राज्यों ने मिलकर के सेंट्रल शक्ति का निर्माण किया था, सेंट्रल पावर का निर्माण किया था, केंद्रीय शक्ति का निर्माण किया था, उन राज्यों को अधिकार होता है कि कभी भी उस केंद्र से वो बाहर निकल सकता। जैसे बोले आपस में किसी चीज के लिए आप लोग एक समूह बनाए,
मान लो 2 मिनट के लिए आपस में किसी विषय पे काम करने के लिए समूह बनाए, कुछ दिन के बाद एक उसमें से बोलता है हम जा रहे हैं। जब समझौता हुआ था ना, उस समझौता में ये बात नहीं था कि हम जिसको कभी जाना हो तो अपने जा सकता है, तो उसको जिसको कभी अगर जाना हो कभी किसी को तो वो जा सकता है, समझौता में ही नहीं होता। अरे बात समझ में, यहां पर क्या सबसे खास बात क्या है कि संघ से राज्य अलग हो सकता है, अलग हो सकता है। संघ से राज्य क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। यानी जब चाहे संघ से राज्य क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। अरे बात समझ में, दुनिया में देखो इस तरह के एग्जाम्पल अगर आपको आज के डेट में कहीं नहीं मिले, कोई ऐसे देश नहीं जो परिसंघीय व्यवस्था को अपनाए हुए। परिसंघीय व्यवस्था का एकमात्र एग्जाम्पल था यूएसएसआर। यूएसएसआर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसका फुल फॉर्म ये होता है। तो देखो ये क्या है, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। आप देखेंगे रूस के अंतर्गत, यानी रूस को मिलाकर के 15 देश जो थे वो परिसंघ बनाए, 15 देश मिलकर के क्या बनाए हुए थे, परिसंघ बनाए हुए थे। ठीक है, और एक विचारधारा से ये लोग जुड़े हुए थे। ये सब किससे जुड़े हुए थे, ये सारे एक विचारधारा से जुड़े हुए थे, विचारधारा से जुड़े हुए थे। और वो विचारधारा क्या था, समाजवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा। ठीक है, रहने दीजिए। इससे मिलता नहीं है प्रकाश, इससे काहे ऐसे चिल्लाता है, ये तो मिला सकता है ना। देखिएगा तो जथी के बाद जरा सा मिला करके, हमको लगता है इससे मिक्सर से मिल सकता है। आखिर फिर उसका काम क्या रहा, तो समझ गए। यूएसएसआर जो था वो कन्फेडरेशन सिस्टम था, परिसंघीय व्यवस्था था, जो 15 राज्यों को मिलाकर के एक तरह से बना हुआ था। कितने राज्य को मिलाकर के बने थे, 15 राज्य को मिलाकर के इनको बनाया गया था। समझ रहे हैं। और बाद में देखिएगा कि 1991 में, थोड़ा छोटा करें, 1991 में क्या होता है, 1991 में जब समाजवादी व्यवस्था कमजोर होता है, समाजवादी व्यवस्था कमजोर होता है, कमजोर होता है, तो सभी देश अलग हो जाते हैं, सभी देश अलग हो जाते हैं, सभी देश अलग हो गए। आज वो सब अलग अलग कंट्री हैं। जैसे आज जो यूक्रेन का आप समस्या देख रहे हैं, यूक्रेन कभी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। यूक्रेन के ठीक नीचे देखिए कंट्री है मालडोवा, वो भी कभी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। या तो आप मिडिल एशिया के जो कंट्री देखते हैं, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, वो सब कभी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। या ठीक यूक्रेन के ऊपर में देखिएगा एक कंट्री है बेलारूस, वो भी हिस्सा हुआ करता था यूएसएसआर का। 1991 में जब समाजवादी व्यवस्था थोड़ा कमजोर हुआ तो सभी देश अपने आप को कन्फेडरेशन सिस्टम से बाहर कर लिए। देखो मूल चीज हमने क्या पढ़ा, कन्फेडरेशन का मतलब होता है, कन्फेडरेशन का मतलब है समझौता का एक परिणाम है, यानी एक समझौता के तहत केंद्र का निर्माण किया जाता है। और जो समझौता के तहत केंद्र का निर्माण किया जाता है उसमें क्या है, राज्यों को ज्यादा पावर होती है, केंद्र को कम पावर होता है। कम पावर का ये मतलब है कि केंद्र को कुछ ही विषय दिए जाते हैं काम के लिए, बाकी सारे के सारे शक्ति राज्य अपने पास रखता है। जैसे एक विदेश नीति है तो विदेश नीति केंद्र को दे देता है, सेना के कुछ हद तक पावर है जो केंद्र को दे देता है, बाकी तो जितने भी पावर है वो लगभग राज्य अपने पास रखते हैं, ऑटोनॉमी रखते हैं उन सब मामलों। तो यूएसएसआर जो था ना वो एक विचारधारा से जुड़ा हुआ था, समाजवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ था। सभी देश जो समाजवादी विचारधारा को मानते थे, वहां की सरकारें मानती थी, और ये एक कन्फेडरेशन बना हुआ। इसके बाद आप देखिएगा तो आज के डेट में दुनिया में कोई भी देश कॉन्फेडरेशन सिस्टम नहीं है।
अगर कुछ उस तरह से बने भी तो बाद में अपने आप को फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज कर लिया। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया अमेरिका का। अमेरिका एक कन्फेडरेशन की तरह तैयार हुआ था कि कई बस्ती मिल करके, कई राज्य मिल करके अमेरिका का निर्माण कर दिया, एक सेंट्रल पावर का निर्माण किया। लेकिन वहां के कोर्ट का जजमेंट टाइम टू टाइम आते रहा और कोर्ट ने अपने जजमेंट से अमेरिका को कन्फेडरेशन से फेडरेशन में चेंज कर दिया। यानी अमेरिका में आज 50 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं। 51वां राज्य बनाने की बात चल रहा है, वाशिंगटन डीसी का मांग होता है, समझ गए। लेकिन 50 राज्य में से किसी राज्य के पास ये पावर नहीं है कि अपने आप को वो केंद्र से अलग कर ले। लेकिन जब बना था तब उसके पास ये पावर था कि अगर वहां का ओहायो बोलता या पेंसिल्वेनिया बोलता कि हाँ हमको अलग होना है, या फ्लोरिडा बोलता कि हमको अलग होना है, तो तब ये पावर उसके पास था। पर आज क्योंकि वो कन्फेडरेशन से फेडरेशन में चेंज हो चुका है, आज अमेरिका के किसी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। केंद्र से राज्य अलग नहीं हो सकता है। जबकि कन्फेडरेशन सिस्टम का सबसे मूल विशेषताएं यही होती है कि संघ से जब चाहे राज्य अपने आप को अलग कर सकता है। तो वही वाला बात हो गया ना कि अच्छा हम लोग दोस्त है ना, अब कटिश हो रहे, समझ गए। तुम लोग तो हमेशा कटिश होते रहते हो, नहीं कटिश होते हो? लड़का लड़की प्रेम करता है सब तो कटिशे होते रहता है, नहीं होते हैं? एकदम परमानेंट चिपके हुए फेविकॉल के टाइप के, फेविक्विक में। हाँ जी बोलो ना, कहा? थोड़ा धैर्य रखिए ना, अभी बहुत कुछ होगा, अपने आप आपका सोल्यूशन हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, हो जाएगा सोल्यूशन। वो भारत पे जैसे ही हम जाएंगे ना, वो हम अपने आप बता देंगे वहां पर। उसके बाद अगर सवाल रहेगा ले लेंगे आपका सवाल। सवाल मन में रहे उसके लिए तनाव नहीं लेना है। जब पढ़ा दें आप सवाल पूछ सकते हैं, समझ रहे बात को? एक बार पढ़ा दें उसके बाद पूछ सकते हैं। वैसे भाई में ज्यादा सवाल रहेगा नहीं, समझ रहे हैं? तो आ जाएगा, आप उसका टेंशन ना लीजिए, याद दें। सच में देख लिए हैं, बड़ा चालाक हो गए यार। मतलब मास्टर को सांस लेने नहीं दे रहा है, हम तो सोचे कम से कम सांस लेने देगा। चलिए कोई बात नहीं, हटाएंगे नहीं, ऐड कर लेते हैं। दूसरा क्या था? संघात्मक। परिसंघ के बाद संघ, संघ, अरे संघीय मतलब संघात्मक, बात वही हो गया यार। एकदम कसम पैदा करने वाली वाला जैसे टाइप करते रहते हो तुम लोग यार। बस एक बार तू ऐसे बोला तभी ऐसे काहे बोल रहा है, ये हरकत है। फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम क्या होता है इसको जरा सा देखते हैं। संघीय व्यवस्था क्या होता है तो जानने की कोशिश करते हैं। देखो हम उसमें ऊपर में डिवाइड किए थे तो क्या लिखे थे कि केंद्र और राज्य के आधार पर, यानी केंद्र और राज्य के दोनों के बीच संबंधों के आधार पर हम तय करते हैं कि कन्फेडरेशन है कि फेडरेशन। तो वहां तो देख लिए कि केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसे है। तो केंद्र और राज्य के बीच के संबंध में केंद्र कमजोर था, राज्य मजबूत था। वहां केंद्र कमजोर था, राज्य मजबूत था वहां पर। और राज्य को केंद्र से कभी भी अलग होने का अधिकार था। हाँ, यहां ठीक उलट मामला। यहां पर भी देखिएगा तो राज्य का निर्माण होता है, केंद्र का निर्माण होता है, केंद्र का निर्माण होता है, निर्माण होता है, वो भी एक समझौता का परिणाम होता है। समझौता का परिणाम होता है, ठीक है, वो भी एक समझौता का ही परिणाम होता है। लेकिन यहां पर जो समझौता होता है दोनों के बीच, उसमें राज्यों के पास उस तरह से पावर नहीं होती इस तरह से केंद्र के पास थे। हालांकि पावर ज्यादा से ज्यादा राज्य का यहां पर भी होता है, लेकिन अलग होने का अधिकार आपको नहीं है, अलग होने का अधिकार नहीं है। यहां पर भी जो शक्ति है ना, शक्ति है, उस शक्ति को केंद्र और राज्य के बीच, और राज्य के बीच बंटवारा होगा, बंटवारा होगा। केंद्र के पास कुछ पावर होंगे, राज्यों के पास कुछ पावर होंगे। और जो प्रॉपर अगर देखेंगे एक आइडियल संघीय व्यवस्था जहां होता है, वहां पर भी देखिएगा राज्य को पावर ज्यादा होता है, राज्य को पावर ज्यादा होता है। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है दुनिया में अमेरिका। राज्यों को बहुत पावर है अमेरिका में,
अमेरिका में राज्यों को बहुत पावर है, ऐसा नहीं कि उनको पावर कम है। राज्य के मामले में केंद्र हस्तक्षेप नहीं करता है, और पावर इतना क्लियर है ना कि केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा राज्य के मामले। सेंटेंस बोल रहे हैं उसको ध्यान रखना, यही बात भारत के साथ जब बोलेंगे तो पावर को ऐसे बनाया गया है कि परिस्थिति बस केंद्र के पास पावर आता है, राज्यों के पास पावर आता है, और परिस्थिति के अनुसार केंद्र राज्यों के पावर कैसे ले लेता है भारत में वो देखेंगे। सिचुएशन के अकॉर्डिंग सब कुछ बना हुआ। हमारे क्या भी राज्यों को ठीक ठाक पावर मिला हुआ, 61 विषय पर राज्यों को काम करने की पावर मिली हुई है, और क्या चाहिए। 61 विषय पर कौन काम कर सकता है, राज्य। अरे उतना तो छोड़िए, 29 विषय तो हम लोग पंचायत को दिए हुए हैं, 18 विषय तो नगर को दिए हुए हैं। केंद्र सरकार के पास आज के डेट में 98 है विषय हैं, पहले 100 था, घट के 98 हो गया। समझ रहे बात को। कुछ हम लोग ऐसे विषय बना करके रखे समवर्ती सूची जैसे, जहां पे दोनों मिलके काम करते हैं। समझ रहे बात को, जहां यानी उस विषय पर केंद्र भी काम कर सकता है, राज्य भी, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब देखिएगा समवर्ती सूची का मामला है। भारत सरकार के भी परियोजना चल रहे हैं, राज्यों के भी परियोजना चल रहे हैं। शिक्षा को लेकर देखिए, राज्य के भी परियोजना चल रहे हैं, भारत सरकार के भी परियोजना चल रहे हैं। अरे बात समझ में। यहाँ संघीय व्यवस्था में क्या होता है, केंद्र का निर्माण यहाँ पर भी एक समझौते के ही तहत होता है, लेकिन और शक्ति का बंटवारा दोनों के बीच, केंद्र और राज्य के बीच किया जाता है। राज्यों को पावर ज्यादा होता है, लेकिन 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 क्या, राज्य अलग नहीं हो सकता, राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता। ये आपको अलग होने का अधिकार नहीं है। आवाज, शक्ति केंद्र राज्य का बंटवारा, वहां पर भी तो शक्ति कहीं बट, शक्ति केंद्र जैसे राज्य और केंद्र के बीच कहते कि शक्ति का बंटवारा का मतलब ऐसे समझिए, कितने भी विषय हैं, 7वीं अनुसूची देख रहे हो भारत में 3 तरह की सूची बनाया गया। केंद्र सरकार को 98 विषय पर काम करने के लिए दिया गया, राज्य को 61 विषय पर काम करने के लिए दिया गया। केंद्रीय विधायिका 98 विषय पर कानून बनाएगी, राज्य विधायिका 61 विषय पर कानून बनाएगी, ऐसा बना हुआ है। यही शक्ति का बंटवारा है कि कौन सा विषय किसके पास है जिसका वो इस्तेमाल करके वो कानून बना सकता है। अगर मान लो कि ज्यादा से ज्यादा केंद्र के पास होता तो केंद्र बहुत मजबूत होता, और पावर को यानी विषय को बांट दिया गया है कि कुछ आपको दिए गए तो कुछ राज्यों को दिए गए, तो दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई। इस विषय पर आप काम करिए, इस विषय पे हम काम करेंगे। जैसे कई बार हमने एग्जाम्पल दिया है कि सेना भारत सरकार के दायरे में, पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में, पुलिस राज्य सरकार के कहने पर चलती है, केंद्र के कहने पर नहीं चलती है। सेना में कोई हस्तक्षेप नहीं है राज्य सरकार का, जैसे चाहेगी केंद्र सरकार वैसे करेगी। कहां लगाना है, कितना लगाना है, कहां रखना है, कौन से सीमा पे कितना रखना है, कौन से राज्य में ले जाकर के रखना है, सब केंद्र सरकार के हाथ में। उससे संबंधित अगर कोई कानून बनाना हो, केंद्र सरकार। समझ रहे बात को, ये चीजें समझ रहे हैं, छोड़िए हटाइए। हम बता रहे थे कि शराब, देखिए शराब राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्य सरकार कानून बनाती है उस पर। यही कारण है कि बिहार सरकार कानून बना के शराब को देखिएगा बैन कर दिया, बैन कर दिया। अब वो गलत तरीके से अवैध चल रहा है उसका अलग बात है, लेकिन बैन है बिहार में शराब, समझ गए। पीना बैन है, ये पीने उने के बारे में मत सोचो, ना तो केस हो जाएगा, चल जाओगे थाना, जो सोचो वो मत करना। समझ रहे हैं, केंद्र सरकार तो हस्तक्षेप नहीं कर रही है, क्यों, क्योंकि राज्य सूची के विषय है। तो जितने इस तरह के विषय हैं, अगर इनमें से मान लेते 2 मिनट के लिए कि सारे पावर केंद्र को दे देते, केंद्र तो बहुत शक्तिशाली हो जाता। उन्हीं विषयों में से कुछ विषय राज्य सरकार को दे दिए, कुछ केंद्र को दे दिए, तो शक्ति का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच हो गया। अब यह देखना है कि केंद्र को कितने विषय मिला हुआ है, राज्यों को कितना विषय मिला हुआ, कौन कौन विषय केंद्र के पास है, राज्य के पास कौन कौन विषय, उससे तय होता है कि पावर किसके पास, उससे तय होता है कि पावर किसके पास। जैसे विदेश नीति भारत सरकार के पास है पूरी तरह से, राज्य का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं। भले किसी चीज डेलीगेशन वगैरह में अगर राज्य सरकार को केंद्र सरकार लेके जाना चाहे तो लेके जाती है,
अदरवाइज ये नहीं आप तय कर सकते कि विदेश नीति क्या होगा, वो भारत सरकार ही तय करेगी। समझ रहे बात को? देखिएगा यहां पर क्या है कि राज्य को पावर ज्यादा है लेकिन केंद्र से अलग नहीं हो सकता है। लेकिन कन्फेडरेशन में क्या था, केंद्र से राज्य अलग हो सकता है, इसीलिए कन्फेडरेशन सिस्टम चला नहीं। और अमेरिका के बारे में बोला ना कि वो कन्फेडरल व्यवस्था के तहत अपने आप को बनाया था, लेकिन बाद में वहां के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कन्फेडरेशन को फेडरेशन में तब्दील कर दिया गया। और आज अमेरिका के किसी भी राज्य को या किसी भी क्षेत्र को अमेरिका से अलग होने का अधिकार, हमारी बात समझ में, किसी को अलग होने का अधिकार नहीं है, तो अलग नहीं हो सकता। ये मेन चीज इसमें यही है कि सेपरेशन ऑफ पावर होता है केंद्र और राज्य के बीच। राज्य को केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं है। यहां पर भी केंद्र क्या है, एक तरह से समझौता का परिणाम है, इसको बोलते संघात्मक। अब जरा यहां एग्जाम्पल लेते हैं भारत का। भारत क्या है, भारत भारत क्या है, संघात्मक या क्या है? लेकिन इसके पहले देख लेते, एकात्मक भी देख लेते, तब उसके बाद तय करेंगे भारत क्या है। हटा दे, चलिए अगला है एकात्मक, यूनिटरी। यूनिटरी सिस्टम, एकात्मक व्यवस्था। इसको देखते हैं कि यूनिटरी व्यवस्था क्या होता है, एकात्मक। देखिए यहां पर जो होता है ना, केंद्र और राज्य के बीच, राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा नहीं, बंटवारा नहीं। समझ गए? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा नहीं होता है। लेकिन देखो इसका यह मतलब नहीं होता कि राज्य को कोई पावर ही नहीं होता है। राज्य को पावर होते हैं, लेकिन इसका कहने का यह मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा जो शक्ति होता है ना, ज्यादा केंद्र के पास होता है, केंद्र के पास होता है। समझ गए? दुनिया में आज के डेट में सबसे बेस्ट इसका एग्जाम्पल है कौन? ब्रिटेन। इसका सबसे बेस्ट मॉडल कौन है? एग्जाम्पल है आपको ब्रिटेन। और वही संघीय व्यवस्था का सबसे बेस्ट मॉडल था अमेरिका। अमेरिका संघीय व्यवस्था का सबसे बेस्ट मॉडल था। देखो यहां पर केंद्र के पास नो डाउट सबसे ज्यादा पावर होते हैं, लेकिन इसका यह कहीं से मतलब नहीं है कि राज्यों के पास कुछ पावर ही नहीं होता। पावर होते हैं, लेकिन क्या है ना कि वो पूरी तरह से केंद्र की तरफ झुका हुआ होता है। और बहुत सारे प्रशासनिक पावर जो है वो राज्यों को दिए गए हैं, तो अपने तरीके से शासन का संचालन करते हैं। जैसे जब आप ब्रिटेन बोलते हैं तो उसमें इंग्लैंड भी आता है, एक अलग प्रोविंस है, स्कॉटलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, वेल्स है, इस तरह के जगह आते हैं। समझ गए? तो वहां पर भी राज्यों को पावर, प्रोविंस को पावर दिया गया है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पावर किसके पास है? केंद्र के पास है। और मजबूत, जितने भी मजबूत, जो एक तरह से कह सकते हैं ना कि जो पूरी तरह से ऑथोरिटी की तरह काम कर सकता है देश में, वो सब केंद्र के पास होता है। वो सब के सब किसके पास होता है? वो सब केंद्र के पास होता है। तो ब्रिटेन को माना जाता है कि एकात्मक शासन का ये मॉडल है, एकात्मक सिस्टम का मॉडल है कि पावर जो है एक जगह एक्यूमुलेट है, केंद्र के पास पावर है। और वहां केंद्र के पास पावर का मतलब है ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में यह कहा जाता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को इतना पावर है, एक समय ब्रिटिश पार्लियामेंट पर कटाक्ष करते थे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को इतना पावर है कि लड़का को लड़की और लड़की को लड़का बनाने को छोड़ करके दुनिया में सब काम कर सकता है। नहीं समझे? लड़का को लड़की और लड़की को लड़का बनाने के अलावा वो दुनिया में सब काम कर सकता है। मतलब सब चीज पर कानून, सब चीज पे कानून बना दे सकता है। यही एक चीज है जिसको नहीं कर सकता है। मतलब कमेंट किए कुछ लोग एक्सपर्ट, इतनी पावर पार्लियामेंट को सही नहीं है, इसलिए कमेंट किए। यही तो वो बात, काम ही बचा है जिसको तुम नहीं कर सकते हो, बाकी तो सब कुछ तुम कर ही दे रहे हो। समझ रहे बात को?
एकात्मक व्यवस्था का सबसे बेहतर मॉडल कौन है? ब्रिटेन है, जहां पर ज्यादातर शक्ति किसके पास होते हैं? केंद्र के पास होते हैं। राज्यों को बहुत ही सीमित शक्ति होती है, लेकिन प्रशासनिक पावर होते हैं, प्रशासनिक दृष्टि से वो काम करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन शक्ति ज्यादा से ज्यादा राज्य के, केंद्र के ही पास होता है, राज्य के पास नहीं होता है। और सेपरेशन ऑफ पावर जैसे कोई चीज नहीं होता। ये नहीं कि जैसे संघीय व्यवस्था में क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर खुल के बताया गया कि इतना विषय पर आप काम करिएगा, इतना विषय पर आप काम करिए। और उसका देखो एक कारण और भी है कि ब्रिटेन के जो वहां का कल्चर उसके अकॉर्डिंग शासन व्यवस्था रखा। और ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम डेवलप हुआ है वो कैसे हुआ? वो ग्रेजुअली डेवलप हुआ, आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे डेवलप होते गया। इसीलिए देखिएगा ब्रिटेन के संविधान के बारे में बोला जाता है कि ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, अलिखित है। अलिखित है कि इसका ये मतलब नहीं कि कुछ लिखले नहीं है, ऐसे मत समझ जाना, तब लिखा हुआ है। लेकिन उसके लिए बाकायदा कोई संविधान सभा नहीं बैठा था और बैठ करके चर्चा किए, तब वो तय किए कि भाई ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, ऐसा राष्ट्रपति होना चाहिए, ऐसा इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ है। बस अपने आप ग्रेजुअली डेवलप करते गया और उसको समराइज करते चल गए। समय के साथ होता ना चीजें, उस समय के साथ डेवलप करते गया और बाद में उसको क्या करते गया, वो समराइज करते चला गया। तो ब्रिटेन का संविधान ऐसे बना हुआ, इसीलिए उसको बोलते अलिखित संविधान। भारत के संविधान और अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है। क्यों? तो उसके लिए बाकायदा एक असेंबली बैठाया गया था। आप याद करिए, 9 दिसंबर को हम लोग पहली बार बैठक किए और उसमें तय किए आगे जाकर के अध्यक्ष कौन होगा। फिर 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 22 जनवरी और ऐसे कई बार बैठक करते रहे, और तब जाकर के अपना संविधान बना। कितना लग गया? 2 साल 11 महीना 18 दिन। बताइए, मतलब उतना दिन लग गया हमको संविधान बनाने में। तो बाकायदा बैठक किए, चर्चा किए, एक एक विषय पे चर्चा किए, और तब हम उसको मैंडेट से, यानी कि समझो मतलब सहमति से, कुछ पर वोटिंग से, ऐसे कर करके हम उसको अडॉप्ट किए। तो ब्रिटेन करे, अमेरिका और भारत का संविधान ऐसे बना। ब्रिटेन का संविधान ऐसे नहीं बना, उस समय दर समय डेवलप होते गया और अपने आप उसको समराइज करते गया, आज उस संविधान के फॉर्म में। अरे बात समझ में? तो ब्रिटेन में विभिन्नता को देखते हुए इस तरह से काम किया गया कि एकात्मक व्यवस्था को अपनाया है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का ज्यादा वो बंटवारा नहीं किया, बहुत मिनिमम पावर राज्यों को दिए हैं, लेकिन प्रशासनिक पावर वो बेहतर तरीका से राज्य भी ऑर्गेनाइज करता है, पर उस तरह से नहीं है जैसे संघीय व्यवस्था में होता है। संघीय व्यवस्था में जिस तरह से राज्यों को मजबूत किया जाता है वैसा नहीं है। यहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट सर्वोसर्वा है, पावर एकात्मक है, ज्यादा से ज्यादा सब विषय जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास या तो कहीं केंद्र सरकार के पास। अरे बात समझ में, ये मामला है जी। अब देखिए अपने क्या है, हम क्या है, यानी भारत क्या है, भारत क्या है, भारत क्या है? तो देखिए भारत के बारे में आप एक लाइन में जानिए, हम लोग अर्धसंघात्मक, अर्धसंघात्मक। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सामान्य अवस्था में संघात्मक है, सामान्य अवस्था में संघात्मक, लेकिन विशेष परिस्थिति में एकात्मक। अब इसको समझ लेते हैं कि विशेष परिस्थिति में कब एकात्मक हो जाते हैं। देखो संघात्मक और एकात्मक का एक ही मतलब समझना, छोड़ दो कि क्या हम अभी तक बोले हैं। जब बोले संघात्मक तो ये समझना कि राज्यों को कुछ विषय पर काम करने के लिए दिए गए और केंद्र को कुछ विषय पर काम करने के लिए दिए गए, यानी विषयों का, सब्जेक्ट का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच प्रॉपर तरीका से किया गया। आ रहा है बात समझ में? और अगर दोनों एक दूसरे के विषय में हस्तक्षेप ना करें तो संघात्मक। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कि दोनों एक दूसरे के विषयों में हस्तक्षेप नहीं करें तो संघात्मक। समझ रहे बात को? लेकिन एकात्मक में क्या है, केंद्र मजबूत है, लगभग विषय पर वही काम करता है, कानून बनाता है, राज्य को नहीं। अगर केंद्रीय व्यवस्था यहां आ जाए पूरी तरह से, तो शराब को लेकर भी कानून बनाना हो तो भारत सरकार बनाएगी स्टेट के लिए।
अगर हटा दिया जाए राज्य सूची के विषय से। समझ रहे बात को? ये चीजें हैं। तो सामान्य अवस्था में हम लोग संघीय व्यवस्था है, और ये कहां से पता चलता है? तो हमारे यहाँ एक 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची है, और 7वीं अनुसूची में 3 तरह के सूची के चर्चा किया गया। 7वीं अनुसूची में 3 तरह के सूची का चर्चा किया गया। क्या क्या? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची 98, 61 और 52। इस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र। इस पर कौन बनाएगा? राज्य। और इस पर कौन बनाएगा? दोनों बना सकते। ये संघात्मक मॉडल हो गया। हम लोग सामान्य अवस्था में ऐसे ही है कि 61 विषय राज्य को मिला हुआ है, उस पर राज्य काम करेगा। 98 विषय केंद्र के पास है, केंद्र काम करेगा। 52 विषय दोनों के पास है, समवर्ती सूची में है, तो दोनों चाहे तो उस पर कानून बना सकता है। हालांकि इसमें कभी होता है कि एक ही विषय पर अगर दोनों कानून बना दे तो केंद्र का कानून राज्य के कानून के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। समझ रहे हैं? केंद्र का कानून राज्य के कानून पर ओवरलैप कर जाएगा अगर एक ही विषय पे दोनों कानून बना दे। अरे बात समझ में? अब एक बात देखो, समझो, ये सामान्य अवस्था में। विशेष परिस्थिति में देखिएगा, विशेष परिस्थिति में ये जो बंटवारा है ना, एक तरह से कहिए एकात्मक हो जाता है। यानी विशेष परिस्थिति में राज्य के विषय पर केंद्र कानून बना सकता है। देखो विशेष परिस्थिति क्या है, इधर 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 देखो, विशेष परिस्थिति क्या है? यानी सामान्य अवस्था में हम लोग संघात्मक है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में हम लोग एकात्मक हो जाते हैं। यानी हमारी शासन व्यवस्था क्या हो जाती है? एकात्मक हो जाती है। एकात्मक होने का क्या मतलब है? एकात्मक होने का मतलब केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति का बंटवारा है वो कुछ देर के लिए रुक जाता है, कुछ देर के लिए सस्पेंड हो जाता है। यानी राज्य सूची के विषय पर भी कानून केंद्र ही बनाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि राज्य सूची के विषय पर भी कानून कौन बनाएगा? केंद्र ही बनाएगा। इसका क्या मतलब हो गया कि व्यवस्था एकात्मक हो गया? आप सुनते रहिए, आप ही का आंसर एक तरह से आ रहा है कि व्यवस्था एकात्मक कब हो जाता है? व्यवस्था एकात्मक होने का यह मतलब है भारत सरकार को ही पावर मिल जाए राज्य सूची पर विषय पर कानून बनाने के लिए। जैसे अभी के डेट में 61 विषय पर नीतीश कुमार काम करता है, 98 विषय पर मोदी जी काम करते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे कंडीशंस हैं आपके संविधान में जो इस 61 विषय पर भी मोदी जी को काम करने का मौका मिल जाए। अगर 61 विषय पर भी वही काम करेंगे, इसका मतलब व्यवस्था एकात्मक होगी, बंटवारा कुछ रहा ही नहीं। यानी पूरी की पूरी पावर किसके पास चल गई? केंद्र के पास चल गई। बंटवारा का ये मतलब समझना है। समझ रहे बात को? ये कब हो सकता है? सामान्य अवस्था अगर है, जैसे देखो अभी सामान्य अवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सभी राज्य अपने अपने जगह पर काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही सिचुएशन एडवर्स हो सकता है, या राज्यों में कानून व्यवस्था बिगड़ गई, या शासन का संचालन अगर संविधान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, या दूसरे देश के साथ लड़ाई हो गया है, कुछ इस तरह का एडवर्स कंडीशन बनता है, तो 2-3 आर्टिकल हैं ऐसे जिसको इस्तेमाल किया जाता है, और अगर उसे इस्तेमाल किया गया तो शासन क्या होगा? एकात्मक हो जाएगा। कैसे? देखिएगा यहां पे 352 नंबर आर्टिकल कर देगा, टेंशन मत लो, पूरा एक बार टिप दो ना जी। समझ गए? आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356, आर्टिकल नंबर 360, पूरा को टिप दो, छोड़ दो, ज्यादा कुछ करना नहीं। हो गया ना? बाकी हो गलो चालू तो ठीक हो, ना तो ना हो लो तो ठीक हो। इधर देखो ना, कहां तुम लोग लग जाते हो। देखो विशेष परिस्थिति है, विशेष परिस्थिति में व्यवस्था क्या हो जाता है? एकात्मक हो जाता है। अगर आपके देश में इमरजेंसी लग गया, राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, पूरी व्यवस्था एकात्मक हो जाएगी। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया, पूरी व्यवस्था एकात्मक हो जाएगी। यानी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का भी शक्ति किसके पास चल जाएगा? केंद्र के पास चल जाएगा। या अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गया तो बहुत सारी फाइनेंस को लेकर के डिसीजन जो होंगे वो जो राज्यों के होंगे उसको भी केंद्र सरकार लेगी। अरे बात समझ के, ये कुछ ऐसे कंडीशन है जहां पर व्यवस्था क्या होता है? एकात्मक हो जाता है। एकात्मक का एक ही मतलब समझना है कि राज्य सूची पर भी किसको पावर मिल गया कानून बनाने को? केंद्र को। इसका मतलब व्यवस्था एकात्मक हो। अगर राज्य अपने विषय पे काम कर रहा है, केंद्र अपने विषय पे काम कर रहा है, इसका मतलब संघात्मक।
तो हम लोग सामान्य अवस्था में ऐसे हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर एकात्मक हो जाए। इसीलिए हम लोग को बोला जाता है अर्ध संघात्मक या अर्ध संघीय अपना संविधान। क्यों? तो परिस्थिति के अनुसार मोल्ड करता है। परिस्थिति के अनुसार क्या होता है? मोल्ड करता है। जस्ट आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो अमेरिका के संविधान में राज्यों के मामले में कभी केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा, एकदम क्लियर डिवीजन है। और ऐसा कोई आर्टिकल नहीं बनाया गया है जहां पर केंद्र है जो राज्य में हस्तक्षेप कर देगा। समझ रहे बात को? नहीं ऐसा कुछ बनाया गया, एकदम प्रॉपर तरीका से सेपरेशन ऑफ पावर है। ये राज्य सूची का विषय है तो राज्य का ही विषय, ये केंद्र का है तो केंद्रीय है, एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करते। लेकिन हम अपने के यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ हमारे पास इस तरह से थे, और जिस तरह से भारत सब दिन बट करके रहा था, इसलिए संविधान निर्माताओं ने इस तरह का व्यवस्था रखा कि कभी बाई द वे ऐसा एडवर्स कंडीशन कहीं बन जाए तो जरूरी है कि उसको रखा जाए कि केंद्र का नियंत्रण हो। एग्जाम्पल दे देते, जम्मू कश्मीर सामने एग्जाम्पल है। आज के डेट में जम्मू कश्मीर पर किसका नियंत्रण है? पूरी तरह से केंद्र का नियंत्रण है। जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होगा तब तक नियंत्रण में, सब कुछ केंद्र सरकार देख रही है। इस दिन सिचुएशन नॉर्मल हो गया, राज्यों के पावर लौटा दिए जाएंगे, राज्यों के पावर क्या करेंगे? वापस कर दिए जाएंगे। अगर बाई द वे मान लो किसी स्टेट में सरकार नहीं बनता है तो राष्ट्रपति शासन लग गया, राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने की पावर किसको मिल जाएगा? संसद को मिल जाएगा। अगर देश में मान लो कि राष्ट्रीय इमरजेंसी लग जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है कि युद्ध हो जाए या कोई देश हम पे आक्रमण कर दे या हम घोषणा कर दे किसी पर आक्रमण करने का, तो इमरजेंसी लग जाएगा, और इमरजेंसी लग जाएगा तो सारे पावर केंद्र के पास। सेपरेशन खत्म नहीं होता है, पावर राज्य के पास बने रहते हैं, लेकिन जब तक 356 है 352 है तब तक वैसे ही रहेगा, एकात्मक रहेगा। ये खत्म हो गया, वो खत्म हो जाए। मेरी बात समझ पा रहे? एकात्मक और संघात्मक का मतलब समझ पा रहे हैं? संघ का मतलब शक्ति का बंटवारा, एकात्मक का मतलब शक्ति का बंटवारा खत्म। समझ गए? और भारतीय संविधान किस तरह से अर्ध संघात्मक बना हुआ है? सामान्य वे में शक्ति का बंटवारा। ऐसा अगर एडवर्स कंडीशन आया तो ये वाला भी उसके पास खत्म हो। अमेरिका क्या है? संघात्मक व्यवस्था। ब्रिटेन क्या है? एकात्मक व्यवस्था। ब्रिटेन में संघ के पास ज्यादा पावर है, यानी केंद्र के पास ज्यादा पावर है, उसके पार्लियामेंट के पास सारा पावर। और एग्जांपल आपको दिए कि ब्रिटेन के बारे में, ब्रिटेन के पार्लियामेंट के बारे में लोग क्या क्या कमेंट किए। परिसंघ के मतलब आपको बता दिए कि समझौता का परिणाम है, लेकिन केंद्र से राज्य अलग हो सकता है, पर यहां अलग नहीं हो सकते, अपने के यहां भी अलग नहीं हो सकते। जैसे बहुत जगह अलगाववाद होते हैं ना, तो लोग बोलते कंट्री बनेंगे, तो कंट्री कैसे बनवा? छोटा जीवन इतना सेना उना कहल रखल गेले, कंट्री कैसे बनेंगे? एक नंबर आर्टिकल, एक नंबर आर्टिकल क्या कहता है? भारत वो है जो राज्यों का संघ है। तो भारत वो है जो राज्यों का संघ है, तो सारे राज्य उसमें हैं, तो संघ कैसे टूट सकता है? और संघ उस आधार से नहीं बना हुआ कि आप अलग हो सकते हैं। और हम समझौता के परिणाम नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। भारत समझौता से नहीं बना है, भारत में आप विलय किए हैं आकर के, मतलब आप अपनी अस्तित्व को ला करके इसमें डाल दिए। हम आपका अस्तित्व बनाए रखेंगे, लेकिन आप विलय किए हैं। विलय का मतलब क्या होता है? चीनी और पानी, समझ गए? मिल जाना पूरी तरह से। तो आप हमारे जैसे हो गए हैं, अगर दूसरे जैसा सोचिएगा छुटाइएगा। जम्मू कश्मीर को पढ़ते रहता है बीच बीच में, अलग नहीं आप हो सकते हैं, अलग होने की पावर नहीं है। भारत के साथ किसी भी राज्य को, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश अलग नहीं आप हो सकते। हमारे यहाँ कोई परिसंघीय व्यवस्था नहीं है, समझ गए? और ये कौन कहता है? आर्टिकल 1 कहता है कि भारत क्या है? यही भारत है जहां खड़ा है, यही बिहार भी है। भारत राज्यों का संघ है, ये राज्य है, यही भारत है। आपको अलग होने का अधिकार, समझ गए? हम लोग विलय का परिणाम है, समझौता के परिणाम नहीं। समझौता के परिणाम में अलग होने के चांसेस रहते हैं। हमारा किसी के साथ समझौता नहीं हुआ तक आप हमारे साथ विलय किए हैं, विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए हैं। विलय किए मतलब आप हम में आकर के मिल गए पूरी तरह से, समझ गए? रही आप भारत के हिस्सा हो चुके हैं, भारत के नागरिक हो चुके हैं, आपके हर एक हित और हक का ख्याल रखा जाएगा, बराबर अधिकार होगा, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन अलग होने वाला बात ये संभव नहीं। समझ रही बात को? ये मामला है। अगला दिन बाकी आगे, आज यहीं तक रहने दो। इसको लिखते गए ना,